यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज हम सॉल्व करेंगे सीरीज़ नंबर 7 जो कि 20,000 MCQ की हमने स्टार्ट की है, उसके आगे की सीरीज़। तो आज की क्लास में आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग दैट मीन्स पीडियाट्रिक और OBG के कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके इसी मंथ में हरियाणा CHO में रखे हुए मिलेंगे, नेक्स्ट मंथ आपके MP NHM में, UP NHM में, राजस्थान CHO में, हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी रिसेंट में महाराष्ट्र CHO का पेपर हो गया है, जिन्होंने पेपर नहीं देखा है प्लीज़ देख लें, अपडेट कर दिया गया है चैनल पर। पेपर बहुत ही इजी आया था, इतना इजी पेपर तो अभी तक राजस्थान में नहीं आया था जितना इजी पेपर इस बार महाराष्ट्र में आया था। तो आप लोग इस पेपर को एक बार ज़रूर देखें, 50 क्वेश्चन आए थे, पूरा पेपर आपको सॉल्व करके पूरा एक्यूरेट पेपर आपको चैनल पर अपडेट कर दिया है, तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए। जो लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। आज की क्लास के स्टार्ट होने से पहले लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको दिया था, वो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑलमोस्ट जिन्होंने भी आंसर दिया है सही दिया है। जो नॉर्मल GFR होती है वो कितनी होती है, 125 ml पर मिनट। इसका मतलब है कि हमारी जो नेफ्रॉन्स हैं दोनों किडनियों के 1 मिनट में 125 ml यूरिन को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि नॉर्मल GFR पूछे वैल्यू तो 125 ml पर मिनट, पूरे दिन की पूछे तो 180 लीटर पर डे। देखिए हमारी किडनी के जो नेफ्रॉन है कितना खतरनाक काम करते हैं कि 180 लीटर पर डे के हिसाब से जो फिल्टर करने का काम करते हैं यहाँ पर। तो कौन करते हैं, दोनों किडनी के नेफ्रॉन। यदि हमारी GFR इतनी है मतलब आप स्वस्थ हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनकी GFR क्या होती है, कम होती है। क्लियर। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग एक्शन टू चेंज चाइल्ड्स बिहेवियर इन अ चाइल्ड विथ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे के व्यवहार को बदलने के लिए सबसे प्रभावी नर्सिंग प्रक्रिया क्या है। तो यदि किसी बच्चे को ADHD हुआ है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करने के काम करेंगे, उसके बिहेवियर को कैसे चेंज करेंगे। सेडेट चाइल्ड्स फॉर हाइपर एक्टिविटी, रिवॉर्ड फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यूज ऑफ सेक्लूजन्स एंड रिस्ट्रेंट्स या प्रेग्रेसिव पनिशमेंट। तो एज अ नर्स हमारे एथिक्स कहते हैं, और आपको भले कितनी भी गुस्सा आए तो ना तो आप उस बच्चे को बांध सकते हैं, ना ही उसके साथ मारपीट कर सकते हैं, दैट मीन्स एग्रेसिव पनिशमेंट कर सकते हैं, ना ही बच्चे की हाइपर एक्टिविटी के लिए आप सडेट कर सकते हैं। आप ऐसे बच्चे को कुछ रिवॉर्ड दे के, क्या है एप्रोप्रिएट, कि आप एक काम मत कीजिए, आपको ये दिया जाएगा, आप अच्छा काम करेंगे, तो इस तरीके से आप उस बच्चे को रिवॉर्ड देकर उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप उसको ना तो रिस्ट्रेन कर सकते हैं, ना सडेट कर सकते हैं, ना ही पनिशमेंट कर सकते हैं। क्लियर। ADHD होता कब है बच्चों में, बहुत बच्चों में देखने को आपके लिए मिलेगा। जनरली ये जो टोडलर्स एज ग्रुप के रहेंगे, टेम्पर टेंट्रम बच्चे होते हैं, उनमें देखने को मिलेगा क्या, ADHD। तो यहाँ पर ADHD के लिए ऐसा नहीं है कि ADHD ट्रीटेबल नहीं है। ADHD क्या है, बिल्कुल पूरे तरीके से ट्रीटेबल है। तो यहाँ पर पर्सन का बिहेवियर मेनली अफेक्ट होगा ADHD वाले पर्सन का, और मेनली यदि चाइल्डहुड में पूछें, बच्चों में मेनली ये देखने को मिलेगा, और एडल्टहुड तक जाते जाते अपने आप ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर आप बच्चे को रिवॉर्ड दे के मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन विच कंट्री। तो जो हमारी नर्सिंग की जनक जिसको हम कहेंगे वो कौन है, वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर ऑस्ट्रिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था इटली में, कब, 1820 में, 12 मई 1820 में। हम हर साल नर्सेस डे कब मनाते हैं, 12 मई को। एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाते हैं, 12 मई को। तो अब आपको अपकमिंग ईयर की थीम पूछ सकते हैं कि 2023 की थीम क्या रहेगी। 2023 की थीम रहेगी आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। मैंने पहले से ही आपको बता दी कि 2023 में
नर्सिंग की जो हमारी इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग की जनक है उनका जन्म हुआ था। तो 2023 की थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट वन इज द एप्रोप्रिएट इंक्रीज इन लेंथ द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इन एन इन्फेंट और चिल्ड्रन। एक शिशु या बच्चों में जीवन के पहले वर्ष की लंबाई में उचित वृद्धि कितनी होती है? तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जब आपको पता होगा तब आप बता पाएंगे कि 1 साल के बच्चे की हाइट कितनी बढ़ेगी। 13 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की 40 सेंटीमीटर। तो एक जो हम इंडियन एवरेज बच्चे की बात करें तो वो होता है 45 से 55 सेंटीमीटर का पैदा होता है। जब कितना होता है? 45 से 55 सेंटीमीटर का। और एक एवरेज हाइट की बात करें तो होता है 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। अब जन्म लेने के बाद से लेके बच्चा 1 साल तक कितना बढ़ेगा? तो वो बढ़ता है कितना? 25 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से बच्चे की हाइट बढ़ती है। पर्पल कलर से आपको दिख रहा है। नॉर्मल होती है 45 से 55। एवरेज इंडियन बेबी की बात करें तो होते हैं 50 सेंटीमीटर के। जैसे 2.5 kg to 3 kg बर्थ वेट होता है, वैसे ही इंडियन बेबी की जो लेंथ होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। यदि 1 साल में पूछते हैं तो पूरे 1 साल में बढ़ेगा कितना? 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे कहते हैं कि किस हिसाब से आपने अंदाज़ा लगाया? तो 0 to 6 मंथ तक 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा, 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि इनिशियल टाइम में बच्चों का हाइट वेट फास्ट बढ़ेगा। फिर जब बच्चा 6 to 12 मंथ का हो जाता है तो 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बच्चे की हाइट बढ़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर हाइट को रिलेट करता है एक क्वेश्चन और है जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। इफ़ द बेबी हाइट एट बर्थ इज 50 सेंटीमीटर देन व्हेन इट विल बी डबल। तो यदि बच्चे की हाइट जन्म के समय 50 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट डबल कब हो जाएगी? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कि 4 साल में? आपने बर्थ वेट पढ़ा है, 1 साल में डबल हो जाएगा, 2 साल में ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हाइट है कि हाइट आपकी कब डबल होगी? तो बच्चे की हाइट है जो डबल कब होगी? 4 साल की एज में। कब होती है? यदि 50 सेंटीमीटर का है बच्चा तो 100 सेंटीमीटर का होने में उसको कितना लग जाएगा? 4 साल का टाइम। ये देखिए यहाँ पर 50% इन फर्स्ट ईयर, इट शुड बी डबल एट 4 ईयर ऑफ एज। तो 50% बढ़ती है कब? पहले साल में। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। यदि वजन की बात करें हम तो डबल बच्चे का वजन 6 महीने में हो जाता है, ट्रिपल 1 साल में और क्वाड्रिपल हो जाता है 2 साल में। क्लियर है? बच्चे का वजन डबल हो जाता है 6 महीने में, ट्रिपल हो जाता है 1 साल में, फिर क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना हो जाता है जब बच्चा 2 साल का होगा। वैसे ही यदि हाइट पूछे कि बच्चे की हाइट कब डबल हो जाएगी तो 4 साल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन इन HIV पेशेंट। तो HIV का पर्सन है, ऑलरेडी बेचारे की इम्यूनिटी मर गई है, अब इम्यूनिटी है ही नहीं शरीर में, तो अब उसको निमोनिया होगा, TB होगी। सबसे कॉमन निमोनिया कौन सा होता है HIV के पर्सन में? P0 वैकी निमोनिया, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, अटिपिकल निमोनिया, फिर एस्पिरेशन निमोनिया। तो बच्चे को यदि पर्सन को HIV हुआ है तो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बिल्कुल डाउन है। अब ऐसे में उस पर्सन को और क्या होने के चांसेस रहेंगे? P0 वैकी निमोनिया, जो कि एक कॉमनली और मेनली हम कहें तो न्यूमोसाइटिस निमोनिया। जिन पर्सन को HIV एड्स है या फिर जो पर्सन लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनकी बॉडी की क्षमता किसी भी जर्म्स, सिकनेस, बीमारी से लड़ने के लायक नहीं बची है, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क क्या होने का रहेगा? कोई भी निमोनिया की कैटेगरी हो सकती है, या तो उनको TB हो सकती है, लेकिन निमोनिया पूछते हैं HIV में तो होगा न्यूमोसाइटिस निमोनिया। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम pH ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का जो pH वैल्यू कितनी होती है? 1 2 3 4। पेप्सिन की pH वैल्यू होती है 2।
नेक्स्ट है हमारी नर्सिंग का सबसे फेमस क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री से या फिर न्यूट्रिशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? एलानिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड या फिर ल्यूसिन। तो जो कॉमन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो क्या है? ल्यूसिन। एसेंशियल ये है आपके हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फेनालिन, थ्योरोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन या फिर लाइसिन। लेकिन नॉन एसेंशियल है एलानिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट। मेनली आपको दो ही याद रखना है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, ये आपको एग्जाम में आते हैं। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, तो क्वेश्चन था यहाँ पर एसेंशियल, तो वो ल्यूसिन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डायफ्राम इज सप्लाइड बाय विच नर्व, तो डायफ्राम के लिए कौन सी नर्व सप्लाई करती है? फ्रेनिक, इंट्राकोस्टल, पेरोनियल या फिर वेगस। तो डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई करती है वो है फ्रेनिक नर्व। कौन सी? फ्रेनिक। इसके लिए फर्न टेस्ट से कैसे आप क्या डायग्नोस करेंगे कि ओवुलेशन हो रहा है नहीं? फर्न टेस्ट में मेनली जो वेजाइनल सीक्रेशन होता है उसका स्पेसिमेन क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर फर्न टेस्ट का यूज्ड ओवुलेशन के अलावा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि प्रीटर्म बेबी डिलीवर तो नहीं हो रहा है, उसके लिए भी किया जाता है। फर्टिलिटी के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? फर्टिलिटी के लिए, ओवुलेशन के लिए, और जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रही है उसके लिए भी, मतलब कि प्रीटर्म बेबी डिलीवर तो नहीं हो सकता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी फर्न टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUCD यूज, तो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? जो लोग IUCD इंसर्ट करवाते हैं उनको किस चीज़ को फेस करना पड़ेगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए, यूट्राइन रप्चर, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर एक्सपल्सन ऑफ IUCD। तो IUCD के जो मोस्ट कॉमनली 2 साइड इफेक्ट होते हैं, एक होता है पेन और दूसरा होता है ब्लीडिंग। लेकिन यहाँ पर जब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी जाती है IUCD का जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है, फर्स्ट आता है ब्लीडिंग, दूसरा आता है पेन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। या तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी जब कंटिन्यू रहेगी उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आपको हो सकती है, या फिर बीच में, मतलब यदि 28 डेज की साइकिल है तो आपको 15 डेज के बाद फिर से पीरियड्स आ सकते हैं, वो भी हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, तो क्या हो जाएंगे? साइड इफेक्ट होंगे IUCD के। नेक्स्ट वन इज द सेफेस्ट पोजीशन फॉर अ वुमेन हु इज इन लेबर विथ कॉर्ड प्रोलैप्स। तो देखिए सेफ पोजीशन कौन सी होगी? जिसमें वुमेन क्या है? लेबर पेन में है, मतलब उसको लेबर पेन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, साथ ही साथ कॉर्ड भी प्रोलैप्स है। तो ऑप्शन में यहाँ पर सुपाइन पोजीशन, फॉलोअर्स, ट्रेंडलाइन वर्क और लिथोटोमी पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन है जो दी जाएगी जब वुमेन लेबर पेन में भी साथ में कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई है? तो क्या? ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कॉर्ड प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो वो ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन। नेक्स्ट इज फीटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड एज अर्ली एज बिटवीन। तो फीटल हार्ट साउंड हम जल्दी से जल्दी कब असेस कर सकते हैं? 4 to 6 वीक, 8 to 10 वीक्स, 10 to 12 वीक्स या फिर 16 to 18 वीक्स। तो फीटल हार्ट साउंड हम एज अर्ली एज की बात हो रही है तो जनरली 8 to 10 वीक में क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एसेसरी ग्लैंड लोकेटेड अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द एरियोला। तो एक एसेसरी ग्लैंड होगी जो कि एरियोला के चारों तरफ होगी पेरिफेरल वे में, वो क्या है? बार्थोलिन्स, एड्रिनल, मोंटेगमरी या फिर पिनियल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड तो किडनी के ऊपर होती है, और यहाँ पर जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है वो होती है यहाँ पर वेजाइना के दोनों साइड। अब यहाँ पर जो ग्लैंड बचती है वो क्या? मोंटेगमरी ग्लैंड, इसको मोंटेगमरी ट्यूबरकल भी कहते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है? एरियोला के चारों ओर बहुत ही ज़्यादा विजिबल देखने को, जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तरीके से एरियोला के जो पेरिफेरल वे में जो यहाँ पर ग्लैंड है वो क्या है? वो मोंटेगमरी ग्लैंड है रही यहाँ पर, देखिए दोनों इमेज में आप देख सकते हैं।
फिर यहाँ पर जो आपको अलग तरीके से पॉस्ट्यूल और पिंपल्स टाइप से दिख रहे हैं, इनको कहते हैं मॉन्टेगरी ट्यूबरकल। क्या है? मॉन्टेगरी ट्यूबरकल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स टू कंफर्म एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया के लिए? प्लेटलेट काउंट, लंबर पंचर, बोन मैरो बायोप्सी या फिर WBC काउंट। कोई भी कैंसर यहाँ पर जब हमें डिटेक्ट करना हो तो उसका जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो होता है बायोप्सी। अब यहाँ पर एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया को यदि हमें कंफर्म करना है कि है या नहीं तो कौन सा टेस्ट हेल्पफुल होगा? वो होगा बोन मैरो बायोप्सी। क्या होगा? बोन मैरो बायोप्सी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। कौन सी इंटरनेशनल वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी है जो हेल्थ के फील्ड में रिसर्च करती है? ऑप्शन में सिद्धा, WHO, रेड क्रॉस या फिर धनीरा। इन सब में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रेड क्रॉस के जो चेयरमैन हैं वो कौन थे? वो थे हेनरी डोनाल्ड। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हेल्थ के फील्ड में जो रिसर्च करने वाली एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये काम कौन करता है? WHO। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेज ऑफ लेबर इज ऑल्सो नोन एज फेज ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो प्लेसेंटल सेपरेशन की जो स्टेज है वो कौन सी है यहाँ पर? थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज। तो टोटल लेबर की 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या होगा? ओनली जो सर्विक्स है वो डायलेट होगी 10 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेज में बेबी एक्सपल्सन होगा। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपल्सन होगा। फोर्थ स्टेज में ओनली ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, चेक करते रहना पड़ेगा। तो क्या हुई? चारों स्टेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में प्लेसेंटल सेपरेशन स्टेज कौन सी है? तो ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द डॉट्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो डॉट्स प्रोग्राम आपको एग्जाम में आता है, कुछ ना कुछ आपको जरूर पूछा जाएगा। डॉट्स प्रोग्राम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1993 में, 2013 में, 2003 में या फिर 2019 में। तो डॉट्स इनिशिएटर है, डॉट्स प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च किया गया था 1993 में। डॉट्स किसके लिए है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए, ट्रीटमेंट के TB के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होने वाला इनिशिएटिव क्या है? डॉट्स प्रोग्राम। 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन इज हाउ मच एनर्जी सप्लाइड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी की सप्लाई होती है? 2, 8, 6 या फिर 4। तो 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ही मिलती है। लेकिन 1 ग्राम फैट की बात करें हम तो कितना मिलता है 1 ग्राम फैट से? और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4 किलो कैलोरी। यदि 1 ग्राम ऑफ फैट और लिपिड भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं फैट की जगह, तो 9 किलो कैलोरीज है जो मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। तो यूनिवर्सल डोनर इनमें से कौन सा है? B ग्रुप, O ग्रुप, A ग्रुप या फिर AB ग्रुप। जो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर है मतलब वो अपना ब्लड सबको दे सकता है जिसको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या है? O ब्लड ग्रुप। यदि लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो वो सबका ले सकता है, चाहे भी किसी भी ग्रुप के लोग हों आप, तो होगा AB ग्रुप। लेकिन यहाँ पर डोनर पूछते हैं तो O ग्रुप। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल पेल्विस। तो फीमेल पेल्विस का नाम क्या है? एंथ्रोपॉइड, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड या फिर प्लेटिप्लॉइड। तो फीमेल पेल्विस का नाम है गायनेकॉइड पेल्विस, जो कि नॉर्मल वेजाइनल बर्थ के लिए क्या होती है? बहुत ही अच्छी पेल्विस मानी जाती है। तो जो यहाँ पर फीमेल पेल्विस कौन सी है? तो वो है गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ऑटोक्लेविंग। तो ऑटोक्लेविंग है किस बेस पर काम करेगा? वर्किंग अंडर द वाटर प्रेशर, वर्किंग अंडर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वर्किंग अंडर द एयर प्रेशर, वर्किंग अंडर द सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर। तो ऑटोक्लेविंग है बेस्ट मेथड मानी जाती है स्टरलाइजेशन के लिए। तो इसकी जो मैकेनिज्म है काम करने की वो किसके अंडर है? ये स्टीम अंडर प्रेशर पर काम करता है। किस पर? स्टीम अंडर प्रेशर, सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर पर ये काम करेगा। बेस्ट मेथड मानी जाती है किसी भी
आइटम के लिए, स्टरलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एन मदर सफ़र विथ HIV। तो यदि कोई माँ HIV से सफ़र कर रही है, उसको HIV है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? जाइलोकेन, फ्लॉक्सेटिन, सेफेलोस्पोरिन या फिर जिडोविडिन। तो जो माँ HIV से सफ़र कर रही है तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन हम देंगे? तो वो होगी यहाँ पर जिडोविडिन। कौन सी? जिडोविडिन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन किल्स द स्पोर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सी मेथड है जिसमें इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मारे जाएंगे? स्टरलाइजेशन की कौन सी मेथड है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार सकते हैं? वो है यहाँ पर ऑटोक्लेविंग, क्योंकि बॉइलिंग में यह जो क्या रहेगा, आप 100 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई आइटम बॉईल कर लो तो कुछ कुछ बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे, लेकिन उनके स्पोर्स नहीं मरते हैं। यहाँ पर फ्यूमिगेशन OT के लिए यूज़ किया जाता है, OT को फ्यूमिगेट करने के लिए। और यहाँ पर कहा है कि स्पोर मर जाए तो वो क्या है? वो ओनली ऑटोक्लेव है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ म्यूकस लेयर कवरिंग इनसाइड ऑफ माउथ। तो माउथ के अंदर जो एक म्यूकस लेयर होती है जो कवर करके रखती है, उसका यहाँ पर नाम क्या है? मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम। तो ऐसी लेयर जो यूट्रस को कवर करके रखती है वो क्या है? वो एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वाज द भोर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन इंडिया। तो सर जोसेफ भोर ने भोर कमेटी की स्थापना कब की थी? 2020 में, 1920 में, 2014 में या फिर 1943 में? तो भोर कमेटी अपॉइंट की गई थी इंडिया में कब? 1943 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ यूजेज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव सॉल्यूशन इन डायरियल डिसीज मैनेजमेंट। तो ORS है जो डायरिया के पेशेंट में क्यों यूज़ किया जाता है? प्रिवेंट द वेट लॉस, प्रिवेंट द इन्फेक्शन, प्रिवेंट द वॉमिटिंग या फिर प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। तो ORS क्यों दिया जाता है? हाइपोवॉलीमिया से बचाने के लिए। और जब डायरिया को हम प्रिवेंट करेंगे तब बचेंगे। तो यहाँ पर नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती है वो क्यों होती है? ताकि हम डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ टेकिंग सेंसस इन इंडिया। तो भारत में जो जनगणना कब होती है? 1 in 5 ईयर, मतलब 5 साल में एक बार, ईयरली वंस, हर साल, 1 in 2 ईयर, 2 साल में एक बार, या फिर 1 in 10 ईयर। तो सेंसस की आपके लिए एक सेपरेट क्लास ली गई थी, आप उस क्लास को एक बार जरूर देख लेना। तो यहाँ पर जनगणना है जो हर कब होती है? हर 10 साल में एक बार। SRS डेटा पूछा तो एवरी 6 मंथ, और यदि जनगणना पूछते हैं, सेंसस पूछते हैं तो 1 in 10 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज विच लेबोरेटरी टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द गट। गट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट है जो हेल्प करेगा? सीरम कैल्शियम, यूरिक एसिड, सीरम पोटेशियम या फिर फॉस्फोरस। तो जो टेस्ट गट को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा वो कौन सा टेस्ट होगा? वो होगा यूरिक एसिड। गट में क्या होता है? यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन होगा, या फिर इतना ज़्यादा यूरिक एसिड बॉडी से सीक्रेट होगा जो कि वहीं जो जॉइंट्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा और एक्सक्रीट नहीं होगा। यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन क्या कॉज करता है? गट। अब मेडिसिन आती है एग्जाम में, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द गट, वो एलोप्यूरिनॉल। क्या है? एलोप्यूरिनॉल। नेक्स्ट वन इज गट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एलोप्यूरिनॉल। जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड क्या है डिपॉजिट हुआ है उसको एक्सक्रीट करने का काम कौन करेगा? एलोप्यूरिनॉल। एग्जाम में आता है ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट द गट, तो वह एलोप्यूरिनॉल। कॉज क्या है गट के लिए? तो वो यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन, और टेस्ट भी कौन सा होगा? यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द क्रॉनिक डिफ्यूज इन्फ्लामेशन एंड डिजनरेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। तो यहाँ पर क्रॉनिक डिफ्यूज इन्फ्लामेशन हो रहा है, कहाँ पर? कनेक्टिव टिश्यूज में डिजनरेशन हो रहा है। तो किस डिसीज में देखने को मिलेंगे? एनक्लोलाइजिंग रियोमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर पॉलीआर्थराइटिस। तो ये सिचुएशन किस डिसीज में देखने को मिलेगी जिसमें क्या डिजनरेशन हो रहा है कनेक्टिव टिश्यूज का टाइम के साथ साथ? तो वो कहलाएगा रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या होगा?
रोमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विद सेरिब्रल एडिमा। तो सेरिब्रल एडिमा में क्या होगा, CSF का लेवल बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। अब इस चीज़ों को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ की जाएगी? लूप डायोरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो यहाँ पर जो यदि क्या है सेरिब्रल एडिमा है तो हमें कौन सी मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं? वो ऑस्मोटिक डायोरेटिक, जो कि क्या है मैनिटोल जनरली आपको दी जाती है। किसके लिए? सेरिब्रल एडिमा या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए। तो उसी में की एक ड्रग क्या है? मैनिटोल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ मैच्योर सेल्स इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड। तो एक कोई सेल्स है जो कि एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट होती है और वो दोबारा से किसी दूसरी मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या है? हाइपरप्लासिया, एनाप्लासिया, डिस्प्लासिया, फिर मेटाप्लासिया। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनने वाली सेल्स कौन सी है इनमें से? तो वो है मेटाप्लासिया। क्या होंगी? मेटाप्लासिया। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ईयर विल बी अफेक्टेड बाय ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा? मिडिल ईयर इन्फेक्शन होगा। ओटाइटिस मीडिया में कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? तो मिडिल ईयर में जो भी पार्ट होंगे यहाँ पर वो अफेक्ट होंगे। ऑप्शन में यूस्टेचियन ट्यूब, मास्टॉइड बोन, पिन्ना, ईयरलोब, लेबिरिंथ स्टेपस, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मास्टॉइड। तो यहाँ पर जो ओटाइटिस मीडिया में अफेक्ट होने वाला पार्ट है मिडिल ईयर इन्फेक्शन में वो है यहाँ पर यूस्टेचियन ट्यूब एंड मास्टॉइड बोन, दोनों ही अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज टू मेजर द जेस्टेशनल एज ऑफ न्यूबॉर्न। तो मान लीजिए कोई माँ अपना LMP भूल गई है, उसका बेबी डिलीवर हो गया है, उससे पूछा जाता है कि आप कितने वीक प्रेग्नेंट थी, उसको याद नहीं है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी जेस्टेशनल एज में, मतलब कितने महीने की प्रेगनेंसी के बाद ये डिलीवर हुआ है? बेलार्ड स्कोर से, अपगार स्कोर से, मरकरी स्केल से या फिर फ्लैक स्केल से। तो कौन सी स्केल से पता चलेगा कि बेबी टर्म हुआ है, प्रीटर्म हुआ है, फिर पोस्टर्म हुआ है? तो ये पता चलेगा बेलार्ड स्केल से। किससे? बेलार्ड स्केल से। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है तो आपको इसके लिए याद रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेट टू टेक द ओरल टेम्परेचर। किस केस में, कौन सी सिचुएशन में जब हम ओरल टेम्परेचर हमें नहीं लेना है? एडल्ट विथ हाइपरटेंशन, अनकॉन्शियस पेशेंट, एडोलसेंट विथ फीवर या फिर प्रेग्नेंट मदर। किस केस में है जो हमें क्या करना है? ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है। तो वह अनकॉन्शियस पेशेंट। क्या है? अनकॉन्शियस पेशेंट का कभी भी ओरली टेम्परेचर नहीं लिया जाता है, बाकी हम सभी का ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ लव्ड वन इज कॉल्ड। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि किसी की, आपकी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, लॉस हो जाता है आपका, मान लीजिए किसी की जॉब चली गई, तो क्या ये कहलाएगा? अपैथी, डिप्रेशन, ग्रीफ या फिर एंगर। तो ये चीज़ कहलाती है ग्रीफ। कुबलर रॉस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रीफ की जो स्टेज होती हैं, तो यहाँ पर जब आपके किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए तो इसके लिए क्या कहा जाता है? ग्रीफ और शोक मनाना। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रोटेक्टिंग द लंग्स। तो लंग्स को कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है? पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिकार्डियम या फिर एंडोमेट्रियम। तो लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर क्या है? प्लूरा। क्या है? प्लूरा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ पर्सन हु इज हैविंग फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। यदि किसी पर्सन को फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ से, मतलब कि उसको रस्सी में सांप दिखाई देता है या फिर कुछ का कुछ, तो ये क्या है? म्यूटिज्म है, परसेप्शन है, डिल्यूजन है, फिर फोबिया है। तो एक ऐसे केस में जिसमें पर्सन को क्या है? फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिल्यूजन। क्या कहलाएगा? डिल्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग। तो इनमें से नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सी है? हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड, नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एट एनी टाइम, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, या फिर नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पर्टिकुलर डेज व्हेन वुमेन इज फर्टाइल।
तो यहाँ पर नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सी है, मतलब कि यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं बट फिर भी आप फैमिली प्लानिंग मेथड के लिए क्या कर रहे हैं, फैमिली प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर नेचुरल फैमिली प्लानिंग क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन में हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पीरियड, तो कभी भी इंटरकोर्स करना क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एट एनी टाइम, तो इसको एब्सटेंस कह सकते हैं हम, साधु महात्मा बन के रहना। फिर आता है हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करके यदि आप इंटरकोर्स करते हैं तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग में नहीं आएगा। फिर लास्ट आता है नॉट हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन द पर्टिकुलर डेज व्हेन वुमेन इज फर्टाइल, तो जो फर्टाइल पीरियड होता है, क्या होता है फर्टाइल पीरियड, जिस टाइम में कंसीव करने की रेट सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम पर सेक्स ना करना, इंटरकोर्स ना करना, वो कहलाएगा यहाँ पर नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। नेक्स्ट है यहाँ पर विच सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय HIV, तो HIV में कौन सी सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय होंगी, A हेल्पर सेल्स, K हेल्पर सेल्स, T हेल्पर सेल्स या फिर Y हेल्पर सेल्स। तो HIV में जो सेल डिस्ट्रॉय होंगी वो होती है T हेल्पर सेल्स, कौन सी, T हेल्पर सेल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है CD4 T सेल काउंट को लेके, तो इनका काउंट कितना हो जाता है, लेस देन 200, याद रखना है लेस देन 200 तक क्या हो जाता है, CD4 T सेल होती है उनका काउंट। HIV में जो सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा वो कौन सी होंगी, T हेल्पर सेल्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ सेकेंडरी PPH, तो सेकेंडरी PPH का कॉज क्या है, यूट्राइन एटोनोसिटी, रिटेंड प्लेसेंटा, परपीरियल सेप्सिस और लैक्टेशनल प्रोसेस। तो यूट्राइन यहाँ पर जो सेकेंडरी PPH पूछा है, दो तरीके का पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी PPH का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब है बेबी एक्सपल्सन होने के बाद विद इन 30 मिनट के अंदर यदि प्लेसेंटा एक्सपल हो जाता तो ये नॉर्मल है, लेकिन बेबी डिलीवर होने के बाद से लेकर 30 मिनट तक यदि प्लेसेंटा का एक्सपल्सन नहीं होता तब ये क्या कहलाता है, रिटेंड प्लेसेंटा। रिटेंड प्लेसेंटा सेकेंडरी PPH का मोस्ट कॉमन कॉज है। प्राइमरी PPH कंसीडर किया जाता है जब फर्स्ट 24 आवर आफ्टर डिलीवरी ब्लीडिंग हो, वो किस में आएगा, प्राइमरी में। और इसका जो कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, यूट्राइन एटोनोसिटी। सेकेंडरी हेमरेज होता है 24 घंटे के बाद से लेके, कब, डिलीवरी होने के बाद से 24 घंटे से लेकर 6 वीक परपीरियम पीरियड यदि तब तक ब्लीडिंग होती है तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिटेंड प्लेसेंटा। क्या होगा, रिटेंड प्लेसेंटा। तो आपको ये दोनों याद रखना है। नॉर्मल में PPH की बात करें, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में तो 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। सिजेरियन सेक्शन की करें तो 1000 ml से ज़्यादा। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर, तो बॉडी में आयरन स्टोर हो रहा है या नहीं उसके लिए कौन सा टेस्ट है जो होगा, सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा टेस्ट किया जाएगा कि आप खा खूब रहे लेकिन आपकी बॉडी स्टोर नहीं कर पा रही है उस आयरन को, तो वो टेस्ट है सीरम फेरिटिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, सीरम फेरिटिन। द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल, मैटरनिटी साइकिल में कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा जब हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ऑप्शन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड या फिर परपीरियम। तो इंट्रापार्टम पीरियड ऐसा टाइम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और इसी टाइम पर ही इंट्रापार्टम पीरियड का जो टाइम होता है इसी टाइम पर ही वर्टिकल ट्रांसमिशन होने का रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होगा यहाँ पर, या फिर ये कह सकते हैं HIV होने का चांसेस, या फिर जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं वो सभी इसी टाइम पे होने के चांसेस होते हैं। लेकिन डायबिटीज़ को कंट्रोल करना कब, जब इंट्रापार्टम पीरियड में प्रेगनेंसी होता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस, तो पेल्विस का सबसे हाईएस्ट डायमीटर कौन सा है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, ऑब्लिक डायमीटर या फिर ऑल आर इक्वल।
तो हाईएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस कौन सा है? तो वो है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। कौन सा है? एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। नेक्स्ट वन इज विच इज द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग द एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया में जो इनिशियल नर्सिंग एक्शन है वो क्या है? ऑप्शन में IV मैग्नीशियम सल्फेट, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, एयरवे प्रोटेक्शन है, फिर वाइटल मॉनिटरिंग। तो एक्लेम्सिया में क्या होता है? फिट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, कन्वल्जन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जब भी आपको ऑप्शन में यदि एक्लेम्सिया पूछे और दो इस तरीके से हो कि आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हों कि इंजरी से भी प्रिवेंट करना है हमें, MgSO4 भी देना है और एयरवे को भी प्रोटेक्ट करना है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एयरवे प्रोटेक्शन। क्या होगी आपकी प्रायोरिटी? एयरवे प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब फीटल डिसेंट ड्यूरिंग द लेबर। तो लेबर के टाइम पर फीटल को प्रेजेंट करने के लिए मोस्ट कॉमन डिसेंट क्या होगा? पोजीशन, डायलिटेशन, स्टेशन या फिर प्रेजेंटेशन। तो मोस्ट कॉमन यहाँ पर जो डिसेंट होगा लेबर के टाइम पर एक टर्म होगा वो होगा स्टेशन। कौन सा? स्टेशन। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी नर्सिंग असेसमेंट आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन रप्चर होती है यदि मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? असेस द फीटल हार्ट साउंड, BP मॉनिटरिंग, पेल्विस एग्जामिनेशन या फिर प्रेजेंटेशन। तो यदि मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है फीटल हार्ट साउंड को असेस करना और चेक करना। नेक्स्ट वन इज द ग्रेटर डेंजर इन ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सेफेलिक प्रेजेंटेशन क्या है? कॉमन है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। लेकिन यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन हो तो ग्रेटर डेंजर क्या होगा? यहाँ पर कॉर्ड प्रोलैप्स होने का खतरा होगा, प्रेसिपिटेट लेबर का होगा, दैट मीन्स लेस देन 2 आवर में पूरी स्टेज कंप्लीट हो जाए, बेबी एक्सपल डिलीवर हो जाए, रप्चर ऑफ यूट्रस या फिर प्रोलैप्स ऑफ फूट। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, कैंडिडा एल्बिकेंस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन है और आपको पहचानना है कि क्रोनिक डायरिया के लिए कॉमनली कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से क्या होगा? डिप्थीरिया होगा। कैंडिडा एल्बिकेंस जो कि एक फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। फिर आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से क्या होगा? TB, ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होगा, पॉजिटिव एजेंट है। अब बचते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। क्या हैं? इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जो कि मोस्ट कॉमन कॉज हैं किसके लिए? क्रोनिक डायरिया के लिए। जब यदि डायरिया मोर देन 14 डेज से ज़्यादा का हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं? परसिस्टेंट डायरिया। एक टर्म है, याद रखना है आपको। अब यहाँ पर सिम्टम आते हैं डायरिया के सीवियरली और मॉडरेटली। तो यदि जो सीवियर डिहाइड्रेशन पूछते हैं तो इसमें सनकेन आइज होंगी यदि बच्चा प्रॉपरली ड्रिंक नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि मॉडरेट टाइप का होता है तो बच्चा ड्रिंक करेगा, बहुत फास्ट इवन ड्रिंक करेगा। और जो स्किन है मेनली एग्जाम में आपको सनकेन आइज आता है और पानी पीने के लिए कहा जाता है कि जो सीवियरली डिहाइड्रेट बच्चे होंगे वो ईगरली पानी नहीं पी पाएंगे। और आता है स्किन गोज पिंक बैकवर्ड। तो स्किन है बहुत स्लो है जो बैकवर्ड होगी तो एक स्किन सीवियर के। तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन मेरा कहना यही है कि आपको डायरिया से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपको अपने क्लियर करके रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स बी एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होना। अब अर्ली इंडिकेटर पूछा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या होगा? साइनोसिस, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, रेस्टलेसनेस या फिर हाइपोटेंशन। अर्ली दैट मीन्स पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसमें उनके जो टिश्यूज हैं उसमें और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो जो सिम्टम होगा वो क्या होगा? तो वो होगा रेस्टलेसनेस। अर्ली पूछा है तो रेस्टलेसनेस। और यदि लेट इंडिकेटर पूछते हाइपोक्सिया का तो क्या होता? साइनोसिस। बॉडी कैसी होती? ब्लूइश कलर की होने लगती। लेकिन अर्ली इंडिकेटर पूछते हैं तो आपको कहना है रेस्टलेसनेस। लेट इंडिकेटर पूछते हैं तो क्या है? साइनोसिस। कॉन्शियस हो पेशेंट है अनकॉन्शियस हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द साइन एंड सिम्टम वुड बी एन अर्ली इंडिकेशन दैट द पेशेंट सीरम पोटेशियम लेवल इज बिलो यूजुअल। तो इनमें से आपको बताना है कि पेशेंट का यदि सीरम पोटेशियम लेवल जो नॉर्मल वैल्यू है उससे कम हो जाता है क्या साइन आपकी बॉडी शो करेगी?
स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरिया, मसल वीकनेस इन द लेग्स या फिर टिंगलिंग इन द फिंगर्स। तो जब सीरम पोटेशियम लेवल ब्लड में कम हो जाएगा नॉर्मल रेंज से, तो आपकी बॉडी क्या साइन है जो देखने को मिलेंगे। तो पोटेशियम की कमी के कारण जनरली आपको फटीग फील होगा। क्या होगा? आप फटीग फील करेंगे, थकावट फील करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? होगा मसल वीकनेस इन द लेग्स। तो क्या होगा आपका आंसर? मसल्स वीकनेस इन द लेग। और जो कॉमन साइन है किसके? पोटेशियम की कमी के कारण मसल क्रैम्प होगा, मसल एक्स होगा, स्टिफनेस होगी। जनरली यदि पोटेशियम के कारण पूछते हैं और इस तरीके के सिम्टम आपको दिए जाते हैं तो क्या होगा? मसल वीकनेस इन द लेग। नेक्स्ट वन इज नर्स इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ द न्यूनेट्स ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। यदि कोई नर्स है, CHO है, न्यूनेट का ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करती है तो किससे चेक करेगी? साइनोसिस ऑफ हैंड एंड फीट, पल्स रेट कंटिन्यूसली, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG एनालिसिस जिसको हम कहेंगे, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिसीव्ड। तो न्यूनेट में ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए है जो प्रॉपर इनमें से कौन सा पॉइंट सही होगा? तो बेबीज़ में यदि हमें न्यूनेटर पीरियड्स में क्या करना है, यदि ऑक्सीजन को चेक करना है, मॉनिटर करना है, तो बेस्ट मेथड होगा इवैल्यूएशन किससे करेंगे हम? ABG एनालिसिस से। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट रिसीविंग अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक नीड्स टू अंडरगो विच इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिवली। तो यहाँ पर यदि कोई पेशेंट अमीनोग्लाइकोसाइड्स लेता है, एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी के, कौन सा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी? सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, रेड ब्लड सेल काउंट या फिर सीरम क्रिएटिनिन। किसका लेवल है जो चेक किया जाएगा, जिससे क्या होगा? हमें बहुत ही थ्रोली, जो भी पेशेंट अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो कौन सा टेस्ट आप यहाँ पर करवाएंगे? तो होगा सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। क्या होगा? सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट है जो कि यहाँ पर आपकी लिए चेक किया जाएगा, क्योंकि जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं जनरली क्या होती हैं पूरी, और एंटीबायोटिक्स के अलावा अदर मेडिकेशन भी कहाँ से पूरी बॉडी से एक्सक्रीट होती हैं? किडनी से। तो इसीलिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट है यहाँ पर द रूल ऑफ 9 इन पेशेंट विद बर्न हेल्प्स टू असेस। तो रूल ऑफ 9 सबको पता है कि बर्न पेशेंट में यूज़ किया जाता है, पूरे टोटल बॉडी सरफेस एरिया को यहाँ पे बताया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न, रिहेबिलिटेशन नीड्स, वेंटिलेटरी असिस्टेंस नीड्स, टाइप ऑफ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन रिक्वायर्ड। तो रूल ऑफ 9 है जो बर्न पेशेंट में किस तरीके से हेल्प करेगा, किसको असिस्ट करने में, कि बॉडी का कितने परसेंट क्या है, कि बॉडी का कितने परसेंट एरिया बर्न हुआ है। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे? द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न। क्या है यहाँ पर? द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस बर्न है जो कि रूल ऑफ 9 में बताया जाएगा। अब यहाँ पर यदि आपको फ्लूइड प्लेस करने के लिए या फिर फ्लूइड इन्फ्यूज़ करने के लिए कहा जाता है बर्न पेशेंट में, तो जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम वो क्या कहलाता है? पार्कलैंड फार्मूला। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पर बताया। तो रूल ऑफ 9 में यदि आपको क्या होता है? रूल ऑफ 9 में आपको या तो हेड का एरिया पूछ सकते हैं कितने परसेंट में रखा जाएगा, पेरिनियम पूछते हैं तो पूरी बॉडी में पेरिनियम बस जो एरिया है उसको 1% कैलकुलेट किया जाता है। पार्कलैंड फार्मूला क्यों यूज़ किया जाता है? जो बर्न पेशेंट हैं उनमें फ्लूइड को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ रिंगर लैक्टेट इक्वल टू 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, दैट मीन्स कितने परसेंट बॉडी का पार्ट बर्न हुआ है, इनटू वेट जो कि किलोग्राम में होगा। तो फर्स्ट 8 आवर में हाफ फ्लूइड रिप्लेस किया जाएगा, नेक्स्ट 16 आवर में हाफ फ्लूइड है जो रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज कैटगट इज मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ। तो जो कैटगट सूचर हैं किससे बने होते हैं? डोमेस्टिक कैट से, वाइल्ड कैट से, सीप से या फिर हॉर्स से। तो कैटगट होते हैं किसके बने हुए होते हैं? सीप से। किससे बनते हैं? जो कैटगट सूचर हैं जनरली जो प्रोटियोलाइटिक टाइप के एंजाइम होते हैं उनके थ्रू बनते हैं, लेकिन ये बनते किससे हैं? सीप से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सीप। और क्या होते हैं? 90 दिनों के अंदर पूरी बॉडी में प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज A nurse performed the assessment of patient posted for cesarean section delivery. Which assessment would indicate the need to contact the doctor?
तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी है जो कहाँ पर लगाई गई है, एक सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आप उस पेशेंट को असिस्ट करते हैं। तो आफ्टर दैट आप कॉन्टैक्ट को क्या चीज़ है जो बताएंगे कि कौन सा पॉइंट है यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हीमोग्लोबिन ऑफ 11 ग्राम, फीटल हार्ट रेट 180 बीट पर मिनट, मैटरनल पल्स ऑफ 84 बीट पर मिनट, वाइट ब्लड सेल ऑफ 12.003 mm3। तो यहाँ पर किस केस में आप डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे, तो वो होगा यहाँ पर फीटल हार्ट रेट, क्योंकि जो नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होती है 120 to 160 तक। लेकिन जब यदि यही फीटल हार्ट रेट मोर देन 180 बीट पर मिनट तक जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे, फीटल टैकी अरिथमिया। क्या होगा, फीटल टैकी अरिथमिया। तो यहाँ पर आपको ऐसे केस में डॉक्टर को क्या करना है, तुरंत इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैव हेपेटाइटिस, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट विल कंफर्म द डायग्नोसिस। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस है जो किसी पेशेंट को डाउट है कि उसको है, बट यहाँ पर कौन सा टेस्ट होगा जिससे आप पता करेंगे कि सही में हेपेटाइटिस है या नहीं। तो ऑप्शन में एलिवेटेड हीमोग्लोबिन लेवल, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल, एलिवेटेड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल या फिर डिक्रीज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, तो होगा बिलिरुबिन। क्या होगा, बिलिरुबिन टेस्ट। तो वो क्या होगा, एलिवेटेड सीरम बिलिरुबिन लेवल। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन विथ फॉर्मेलिन वेपर इज कॉमनली यूज टू स्टरलाइज एंड डिसइंफेक्ट। तो फ्यूमिगेशन किया जाता है फॉर्मेलिन वेपर से जनरली डिसइंफेक्शन के लिए और स्टरलाइजेशन के लिए। तो कहाँ पर होता है, ऑपरेटिंग रूम में, स्क्रबिंग रूम में, नर्सिंग रूम में या फिर स्टरलाइजेशन रूम में। तो जो फ्यूमिगेशन किया जाता है रोडेंट्स को मारने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्यूमिगेशन क्यों किया जाता है रोडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर एक कहाँ पर होता है, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। इस तरीके से मशीन है जिससे किया जाता है। मशीन आपको एग्जाम में दे के पूछ सकते हैं कि है क्या। नेक्स्ट वन इज एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर। तो ऑटोक्लेव किस तरीके का स्टरलाइजेशन मेथड है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन या फिर गैसियस स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑटोक्लेव किस तरीके से स्टरलाइजेशन होता है, इसमें क्या है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है। क्या है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। एग्जाम में आपको यहाँ पर प्रेशर पूछा जाता है, ड्यूरेशन पूछा जाता है, टेम्परेचर पूछा जाता है। तो स्टीम अंडर प्रेशर पर एक काम करेगा, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस है और इसमें जो टेम्परेचर होता है कितना होता है 121 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री फ़ारेनहीट। ड्यूरेशन पूछे तो 20 से 30 मिनट तक माना जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है जो आप स्टरलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर मटेरियल कैन बी ऑटोक्लेव्ड फॉर स्टरलाइजेशन। तो कौन से सूचर मटेरियल है जिनको हम ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं, सिल्क एंड लिनिन, कैटगट एंड पॉलीग्लैक्टिन, पीडीएस एंड पॉलीस्टर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड कोलेजन। तो किसको है हम जो कि ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं सूचर मटेरियल को, तो वो सिल्क और लिनिन। क्या है, सिल्क और लिनिन है जिनको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लेटरल पोजीशन इज यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑन। तो लेटरल पोजीशन कौन सी सर्जरी के लिए की जाएगी, किडनी सर्जरी, गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स या फिर ऑल ऑफ दीज। लेटरल पोजीशन यूज की जाती है किडनी सर्जरीज के लिए। किसके लिए, किडनी सर्जरी, थोरैक्स या फिर रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस और हिप की सर्जरी के लिए पोजीशन है जो यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज वेयर इज ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड। तो ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, ऑप्शन में है यहाँ पर पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, पैरा एक्सियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोफिजियल पोर्टल प्लेक्सिस या फिर हाइपोथैलेमस एपिफिजियल प्लेक्सिस। तो कहाँ पर है जो ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज्ड होता है, तो ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, हाइपोथैलेमस के पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन इज विच डिसीज इज द डिमेंशिया एसोसिएटेड विद असिमेट्रिक एट्रोफी ऑफ द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। तो कौन सी डिसीज है जिसमें डिमेंशिया होगा लेकिन
इसमें फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब में एसिमेट्रिक है जो आपको देखने को मिलेगी। वेस्कुलर, हंटिंगटन्स, जैकॉब्स या फिर पिक्स डिसीज। दो यहाँ पर क्लिनिकल और क्लासिकल साइन बताए। एसिमेट्रिक ट्रॉफी है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में, तो किस में देखने को मिलते हैं? पिक्स डिसीज में। पिक्स डिसीज एक तरीके का डिमेंशिया है अल्जाइमर्स के जैसा, लेकिन थोड़ा सा एक कॉमन है, जिसमें आप अपने इमोशंस, बिहेवियर, पर्सनालिटी, लैंग्वेज इनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये फिर भी अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया होता है, फ्रंटो टेम्पोरल होगा। तो फ्रंटो टेम्पोरल और डिमेंशिया, फ्रंटो टेम्पोरल लेवर डिजनरेसिव डिसीज, जो कि क्या है? पिक्स डिसीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द लास्ट फेज ऑफ होम विजिटिंग इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो यदि आप फैमिली हेल्थ सर्विसेज के लिए जाते हैं तो लास्ट विजिट क्या होगी आपकी? एक्टिविटी फेज, प्री विजिट फेज, टर्मिनल फेज या फिर पोस्ट विजिट फेज। तो यहाँ पर लास्ट विजिट पूछा है, तो लास्ट स्टेप क्या होगा होम विजिटिंग के लिए? होगा पोस्ट विजिट फेज। 5 कंपोनेंट होते हैं। इनिशिएटिव फेज, प्री विजिट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ड्यूरिंग होम विजिट, टर्मिनेशन और लास्ट वन इज द पोस्ट विजिट फेज। नेक्स्ट वन इज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेड विथ अ सिंगल 0.5 मिलीग्राम क्लोरीन टैबलेट। तो 0.5 mg की क्लोरीन टैबलेट कितने पानी को डिसइंफेक्ट करेगी? 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर या फिर 25 लीटर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस जिससे 0.5 mg क्लोरीन टैबलेट से पानी को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर। क्या कहलाएगी? क्लोरीनेशन ऑफ द वाटर। 0.5 mg की जो टैबलेट है क्लोरीन की, 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करेगी। क्या होगी? 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करेगी। और जो यहाँ पर क्लोरीनेशन, वाटर में क्लोरीन का लेवल चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट। क्या होगा? ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट। नेक्स्ट इज हॉरोक्स एपरेटस इज यूज्ड टू मेजर। हॉरोक्स एपरेटस है, ये किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हार्डनेस, जो हॉरोक्स एपरेटस है किसके लिए यूज किया जाता है? क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर के लिए। इस तरीके से जो यहाँ पर इमेज में दिख रहा है क्या? हॉरोक्स एपरेटस है, पानी में कितनी क्लोरीन की जरूरत है उसको मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन। दैट मीन्स डिसीज ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उसकी प्रोग्रेस को हमें रोकना है, तो कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी में आप हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन से है जो प्रिवेंटिव मेजर अपनाएंगे वो क्या होगा? प्राइमरी। फिर जब हो जाएगी डिसीज, कोई भी डिसीज या प्रॉब्लम, देन आफ्टर आप उसके कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप नहीं होने देना चाहेंगे या फिर उसको प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन होने से, तो क्या होगा? सेकेंडरी। लेकिन जब यही डिसीज होकर कॉम्प्लिकेशन बना चुकी है ऑलरेडी आपकी बॉडी में और उसकी जो ट्रीटमेंट के चांसेस हैं वो सभी तो किस में आएंगे? टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल शेप में आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा पंचायती राज सिस्टम का? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा यहाँ पर? पंचायत समिति। नेक्स्ट वन इज Mrs. Preeti, 22-year-old lady, delivered a premature baby. Which of the following medication is useful for the newborn baby? तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस का क्वेश्चन है। यदि कोई 22 साल की लेडी ने प्रीमेच्योर बेबी को बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के डिलीवर किया है, तो उसके बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन यूजफुल होगी? ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन उसके बेबी के लिए हेल्पफुल होगी? तो वो होगी यहाँ पर डेक्सामेथासोन। क्या करेगी? ये प्रीमेच्योर बेबी हुआ है तो लंग मैचुरेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या करेगी? ये मेडिसिन का काम क्या होगा? बेबीज की लंग मैचुरेशन में बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन क्या करेगा? हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज A 2-year-old मेल चाइल्ड हैज फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। एक 2 साल का बच्चा है, सिम्टम है, ध्यान से देखिए। चेस्ट एंड ड्रॉइंग, बीजिंग एंड फीवर,
विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पर फीवर है, बीजिंग साउंड आ रहा है, चेस्ट एंड्रॉइंग है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन में एंटी कन्वल्सिव, डाययूरेटिक, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक्स। तो ऐसे केस में फीवर है, दैट मीन्स क्या, इन्फेक्शन भी डेवलप हुआ है, बीजिंग है, चेस्ट एंड्रॉइंग है, तो इस तीनों साइन किसके हैं? क्लासिकल साइन है, तीनों क्लासिकल साइन है निमोनिया के। मेडिसिन कौन सी दी जाएगी यहाँ पर? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन इज इन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड किसको कहा जाएगा? 0 से 14 दिन तक, 14 दिन से 8 वीक तक, 8 वीक से 38 वीक तक, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीरियड में एम्ब्रियो और फीटल दो अलग अलग स्टेज होती हैं। तो एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाता है? 14 डेज टू 8 वीक्स। कितना होगा? 14 डेज टू 8 वीक तक का। जाइगोट होगा 0 से 14 दिन तक, एम्ब्रियो 14 दिन से 8 वीक तक, और फीटस होगा 8 वीक से लेकर एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो पोस्ट नेटल पीरियड में अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड एडोलसेंट है जो इंक्लूड होंगे। यदि WHO के अकॉर्डिंग एज पूछ ली जाती है एडोलसेंट एज ग्रुप की, तो कितनी होती है? 10 से 19 साल तक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज। तो जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में डेवलप हुई हों। तो जूनोटिक डिसीज इनमें से कौन सी है? रेबीज, मलेरिया, एड्स या फिर टाइफॉइड। तो यहाँ पर जो जूनोटिक डिसीज है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर रेबीज, क्योंकि इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने के कारण होगी, लिकिंग करने के कारण होगी। तो रेबीज क्या होगी यहाँ पर? एक जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था? 1997, 1996, 1965 या 1993। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी है इसको कब अडॉप्ट किया था? 1993 में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बेस्ड बिकॉज इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसको यदि हम ज़्यादा भी बॉडी में एडमिनिस्टर कर देते हैं लेकिन बॉडी उसको स्टोर नहीं करेगी और बॉडी है जो क्या कर देगी? एक्सक्रीट कर देगी। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो विटामिन ए, डी, ई के ये सभी क्या फैट सॉल्युबल विटामिन है और इनको बॉडी स्टोर करके रख लेगी। लेकिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी के विटामिन है इनको हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती। इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो इतने सारे यहाँ पर साइन बताए हैं डिसीज के। चिलोसिस है, ग्लोसाइटिस है, रेड एंड शाइनिंग लिप्स हैं, इन्फ्लामेशन है, बर्निंग आई है। तो ये किसके सिम्टम है? विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12 या फिर विटामिन B2। तो यहाँ पर जितने भी साइन सिम्टम है ये सब किसके हैं? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 के। किसके? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2, जिसके कारण स्किन डिसऑर्डर होगा, एडिमा होगा माउथ थ्रोट में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? B2। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड ओनली वंस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी मेडिकेशन जिसका हम क्या कहेंगे कि एक बार में इमरजेंसी में दी जाएगी और एक ही बार दी जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? PM ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो यदि कोई ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं वो एक ही बार बस दी जाती हैं तो उनके लिए क्या कहा जाता है? स्टेट ऑर्डर। क्या कहलाएंगी वो? स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सीवियर पेन, फिजिशियन एडवाइज हिम इंजेक्शन मॉर्फिन 2 mg IV स्टेट, नर्सिंग ऑफिसर शुड असिस्ट फॉर। यदि पेशेंट को क्या दिया जा रहा है? इमरजेंसी में मॉर्फिन दिया जाता है। ऐसे केस में आप क्या चेक करेंगे? BP, टेम्परेचर, पल्स या फिर रेस्पिरेटरी रेट। तो ये क्या करेगा? मॉर्फिन क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन कारण बनेगा जिसके कारण रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो जो चीज़ यहाँ पर मेजर की जाएगी वो क्या होगी? रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन ऑफ लेबोरेटरी इज डन टू किल।
तो लेबोरेटरी में यदि फ्यूमिगेशन किया जाता है फ्यूमिगेटर मशीन से, तो ये क्यों किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए, रोडेंट्स के लिए, वायरस के लिए, फिर फंगल के लिए। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो ओटी में ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन किया जाता है, मशीन से धुआं छोड़ा जाता है, किसके लिए किया जाता है? रोडेंट्स को भगाने के लिए। नेक्स्ट वन इज एन एडल्ट शेड्यूल फॉर अ पैरासिंथेसिस। व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर इज स्टार्टेड। तो पैरासिंथेसिस होने के पहले एज अ नर्स आप क्या चीज़ें हैं जो नोट डाउन करेंगे कोई प्रोसीजर होने के पहले और पैरासिंथेसिस प्रोसीजर होने के पहले? एडमिनिस्टर द डाइजेपम, आस्क द क्लाइंट टू हिज बॉवल्स, हैव द क्लाइंट एम्प्टी हिज और हर ब्लैडर, या फिर गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ऐसे केस में यदि पैरासिंथेसिस किया जाना है तो ऐसे केस में एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी होगी क्लाइंट का ब्लैडर है जो क्या करना है? एम्प्टी करवा के रखना है, जिससे कोई भी बॉडी फ्लूइड सैम्पलिंग है जो की जाती है तो उसमें आपके लिए हेल्प। ब्लीडिंग बिटवीन द मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज। यदि ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में होती है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरेजिया, डिस्मेनोरिया या फिर मेट्रोरेजिया। तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा यदि ब्लीडिंग पीरियड्स के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बीच में होती है? तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी और जो वर्ड यूज़ होगा वो क्या कहलाएगा? मेट्रोरेजिया। क्या होगा? मेट्रोरेजिया। वे तीनों टर्म यहाँ पे हम देखते हैं। तो मेट्रोरेजिया क्या होगा? ब्लीडिंग हो रही है जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में वो। फिर आता है मेनोरेजिया। मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया अलग है। तो मेट्रोरेजिया का मतलब क्या है? जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके बीच में ब्लीडिंग होती है तो मेट्रोरेजिया। लेकिन मेनोरेजिया का मतलब है कि हैवी और प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग होती है विद मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेट्रोरेजिया का मतलब जो ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड में हो रही है वो, लेकिन हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होना क्या है? मेनोरेजिया। पॉलीमेनोरेजिया जो कि क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं बार बार पीरियड्स आना या फिर मंथ में 2 बार 3 बार तक पीरियड्स का आना। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वन इज करेक्ट रिगार्डिंग सीमेन कलेक्शन इंक्लूड। तो सीमेन कलेक्शन के लिए सही पॉइंट यहाँ पर क्या है? प्रोवाइड अ फ्रेश सैंपल, पेशेंट कैन कंटिन्यू विद सेक्सुअल एक्टिविटीज, नो नीड ऑफ एनी एब्सिस्टेंस, सैंपल शुड बी रेफ्रिजरेटेड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यदि सीमेन कलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के लिए तो आपका जो सही पॉइंट है वो क्या होगा कि फ्रेश सैंपल प्रोवाइड करवाना। कुछ केस में सेक्सुअल एक्टिविटी एब्सिस्टेंट की जाती हैं तो यहाँ पर इसीलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फ्रेश सैंपल प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो यदि बोथ लेग मतलब कि दोनों पाँव और जो लोअर पार्ट है ट्रंक के नीचे का, एब्डोमेन के नीचे का लोअर पार्ट है, वहाँ पर वीकनेस होना क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया, क्वाड्रीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया। चारों टर्मिनोलॉजी देखिए कि वीकनेस ऑफ बोथ लेग, दोनों पैर और लोअर पार्ट है जो ट्रंक के नीचे का, उसमें वीकनेस होना है क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। क्या कहलाएगा? पैराप्लेजिया। और डाइप्लेजिया जिसमें लोअर बॉडी पार्ट दोनों लेग अफेक्ट है। हेमीप्लेजिया में सिंगल पोर्शन अपर हेड से लेके राइट साइड का सेक्शन जिसमें हाथ और एक साइड का पैर अफेक्ट होगा, और या फिर जो पैराप्लेजिया पूछते तो लोअर बॉडी पार्ट। मोनोप्लेजिया पूछते तो ओनली एक हाथ हो सकता है या फिर एक पैर हो सकता है सिंगल। और टेट्राप्लेजिया का मतलब दोनों हाथ पैर लोअर अपर पूरी बॉडी में क्या होना? वीकनेस का होना। नेक्स्ट वन इज इनेबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज। तो जो चीज़ आपके सामने बोली जा रही है उसको ना समझ पाना क्या कहलाएगा? ना तो बोल पा रहे हैं आप, ना ही उसको समझ पा रहे हैं स्पोकन वर्ड्स को, तो ये क्या कहलाएगा? एग्नोसिया, एफासिया, एप्रैक्सिया या फिर इंसोम्निया। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इनेबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड, जो बोला जा रहा है या फिर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है वो? एफासिया। एग्नोसिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट प्यूपिल पर्सन को ना पहचान पाना, लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स और प्यूपिल।
एप्रेक्सिया का मतलब होता है कि एक मोटर डिसऑर्डर है जिसमें जनरली पर्सन को कुछ भी चीज़ें मूवमेंट करने में जो प्रॉब्लम होगी वो क्या कहलाएगा, एप्रेक्सिया। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर डिलीवरी इज ऑल एक्सेप्ट। तो न्यूबॉर्न बेबी को डिलीवरी के बाद सभी केयर दी जाएंगी किसी एक को छोड़कर। बेबी शुड कीप लोअर देन द यूट्रस, सक्शनिंग, क्लीन द आईलेट्स, बाथ द बेबी। तो न्यूबॉर्न बेबी को इमीडिएटली केयर में क्या दिया जाता है, बेबी को सक्शनिंग की जाती है, आईलेट्स क्लीन किए जाते हैं, वार्म रखा जाता है बेबी को, लेकिन बेबी को तुरंत जो बाथ नहीं दिया जाता। ये बेस्ड ऑन जो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स उसके अकॉर्डिंग होता है, बट मेनली आफ्टर 24 आवर के बाद ही हम बात है जो दे सकते हैं। तो यहाँ पर सक्शनिंग की यदि बात होती है तो सक्शनिंग कैसे की जाती है, फर्स्ट माउथ देन नोज, जिससे हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आती है आईलेट्स को क्लीन करने की, तो ड्राई कॉटन है जो स्टेराइल स्वैप से हम क्लीन कर सकते हैं, जो कि मीडियल टू लेटरल क्या करना है, मीडियल टू लेटरल साइड करना है। अम्बिलाइकल कॉर्ड को हमें कट करना है, कब कट करना है, 2 से 3 मिनट के बाद, जब तक पल्सेशन है जो स्टॉप ना हो जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इमीडिएट बेबी की केयर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन इन पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग सीजर्स इन बेड। तो यहाँ पर आप पेशेंट को एस्पिरेट करने से, कुछ भी चीज़ एस्पिरेट करने से कैसे बचा सकते हैं यदि पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं। तो ऑप्शन में एलिवेट द हेड, लूजन द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथ्स, पोजिशन द क्लाइंट ऑन द साइड विथ हेड फ्लैक्स्ड फॉरवर्ड, या फिर यूज द टंग डिप्रेसर विद द टीथ। यदि किसी को सीजर्स आ रहे हैं तो उसको तो कुछ अता पता नहीं है कि क्या चल रहा है उसकी बॉडी में, लेकिन आप उसको एस्पिरेट करने से, मुंह से झाग जैसे आएगा, म्यूकस आएगा, तो उसको आप कैसे है जो प्रिवेंट कर सकते हैं एस्पिरेट करने से। तो हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन देके, साइड लाइंग पोजीशन देके, हेड फ्लैक्स्ड फॉरवर्ड पोजीशन देके पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल एस्पिरेट करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कॉमा इन एन एडल्ट पेशेंट एज पर द GCS। तो ग्लासगो कॉमा स्केल कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। तो कितना यहाँ पर स्कोरिंग होगी जिससे पता चलेगा कि पेशेंट कोमा में है, 0, 5, 9 या फिर 12। कितना स्कोर होगा जिससे पता चलेगा कि पेशेंट को क्या है, कोमा डेवलप हो रहा है, तो वो है 5। यदि पेशेंट में जो बेस्ट रिस्पॉन्स होता है तो मैक्सिमम स्कोरिंग कितनी होती है, 15। यदि टोटली अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है तो 3 स्कोर दिया जाएगा, और लेस देन 8 से कम जाता है तो पेशेंट क्या है, कोमाटोज हो रहा है। तो यहाँ पर कोमाटोज के लिए, कोमा के लिए कितना यूज़ किया जाएगा, 5। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज। तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में पस का है जो एक्यूमुलेशन होना क्या कहलाएगा, साल्फिंजाइटिस, ऊफोराइटिस, हाइड्रोसाल्फिंग्स या फिर हाइड्रोफेनिक्स। तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा किसके लिए, पस का एक्यूमुलेशन होना फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब में क्या कहलाएगा, हाइड्रोसेल्फिंग। द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज हेड टू फुट इज कॉल्ड। तो डेवलपमेंट का ऐसा ट्रेंड जिसमें डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, हेड टू फुट, कहाँ से, सिर से पाँव की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, सेफेलोकॉइडल, पास टू स्पेसिफिक, बोथ प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो 2 तरीके का डेवलपमेंटल ट्रेंड है, एक तो होता है सेफेलोकॉइडल, दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉइडल में सेफेलिक का मतलब हेड होता है, तो सेफेलोकॉइडल में क्या होगा, हेड टू फुट। और यदि सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी से पेरिफेरल रीजन में आपके सेंटर पार्ट से लेके हाथ पैर की तरफ, हाथों की तरफ जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमो डिस्टल। लेकिन यदि हेड टू फुट पूछा है तो क्या होगा, सेफेलोकॉइडल डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ MMR वैक्सीन। तो MMR वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, सबक्यूटेनियस, नेजल, ओरल या फिर इंट्राडर्मल। तो जो MMR वैक्सीन है किस रूट से दी जाती है सबक्यूटेनियस रूट से। अब यहाँ पर अलग अलग वैक्सीन दी हुई हैं और उनके रूट दिए हुए हैं। तो ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस वैक्सीन है, 2 ऐसी वैक्सीन है जो ओनली ओरली दी जाती हैं। OPV दी जाती है 2 ड्रॉप्स, पोलियो रोटा वायरस दी जाती है 5। तो यहाँ पर दोनों ओरली दी जाती हैं। रोटा वायरस डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है।
इंट्रामस्कुलर जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है IPV है वो दिया जाएगा, न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाएगी। सबक्यूटेनियस से मीजल्स और येलो फीवर दिया जाता है। इंटरडर्मल से ओनली BCG वैक्सीन है जो दी जाती है। नेक्स्ट वन इज इफ अपगार स्कोर इज 8 देन द बेबी इंडिकेट। यदि अपगार स्कोरिंग सिस्टम बेबी डिलीवर होने के दिन 1 मिनट और आफ्टर 5 मिनट किया, 2 बार किया जाता है 1 मिनट और 5 मिनट में। तो यहाँ पर अपगार स्कोर में यदि 8 पॉइंट आते हैं दैट मीन्स बेबी कैसा है, डिप्रेस्ड है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, नो डिप्रेशन है या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यदि अपगार स्कोर 8 आता है दैट मीन्स बेबी क्या है, पूरे तरीके से हेल्दी है, उसको कोई भी डिप्रेशन नहीं है। अपगार स्कोर की खोज की थी वर्जीनिया अपगार ने 1952 में स्कोरिंग सिस्टम दिया था जिसमें एट 1 मिनट और 5 मिनट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। मैक्सिमम स्कोरिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है 10 और टोटल स्कोर तो मैक्सिमम 10 होता है। लेकिन यदि बिलो 7 जाता है तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर कैटेगरी फिर अलग अलग क्लासीफाई इसको किया जाता है। और इसके कंपोनेंट क्या क्या है अपगार स्कोर की, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेसी, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट द एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन। तो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, एट्रोपिन, डिगॉक्सिन, एपिनेफ्रिन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज होगी वो क्या होगी, एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट वन इज फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी। 3 साइन है, क्लासिक साइन है, नचल रिजिडिटी। यहाँ पर क्वेश्चन देख के आपको आंसर भी याद आ गया होगा। फीवर है, हेडेक है, नचल रिजिडिटी है तो किसके क्लासिकल साइन है, मेनिंजाइटिस, मेनिंगोमायोसिल, अल्जाइमर्स डिसीज या फिर पार्किंसंस डिसीज। तो जितने भी यहाँ पर तीनों साइन बताए हैं, नचल रिजिडिटी, फीवर, हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन है, किसके साइन है सब, ये मेनिंजाइटिस के साइन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, मेनिंजाइटिस। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है विच हेरिडेटरी डिसीज इज नॉट क्लोजली लिंक्ड टू एन्यूरिज्म। तो कौन सी हेरिडेटरी डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है जो कि एन्यूरिज्म का रीजन नहीं बनेगी, लूपस एरिथ्रोमेटस, मार्फन सिंड्रोम, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।